हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे विलेयता। विलेयता के बारे में सामान्य जानकारी अपन ने ले ली। कैसे किसी आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, ये हमने देख लिया। आज अपन देखने जा रहे हैं कि इस विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो वन बाय वन करके बात करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा जी, इसमें सबसे पहला कारक ले रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यानी माध्यम। एक चीज ध्यान रखना, माध्यम का मतलब यहां विलायक भी है। माध्यम का मतलब क्या है? विलायक, ठीक है ना। विलायक का पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक भी बोल देते हैं, तो पैरावैद्युत स्थिरांक भी बोल देते हैं। और बेटा जी इसका सिंबल क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब कहते हैं कि हर विलायक का अपना पैरावैद्युत स्थिरांक होता है, पैरावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन होता है। इस पर बाद में आते हैं। आपको याद होना चाहिए कि विलेयता का पहला स्टेप, जब भी किसी आयनिक यौगिक को मैं जल में घोलता हूं, सबसे पहला, या किसी भी विलायक में घोलता हूं, सबसे पहला काम है बेटा धनायन ऋणायन का अलग होना। इसका मतलब है धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल है, अगर वो कमजोर हो तो ये आसानी से घुल जाएगा। धनायन ऋणायन आसानी से अलग हो जाएंगे तो घुल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहां हो क्या रहा है। जैसे ये धनायन है, ये ऋणायन है। कहते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है, वो कैसा होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है साहब दोनों के बीच का, ठीक है। यही होता है, कूलाम का बल होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल। और ये देखिए एप्सिलॉन आ गया। यहां से पता चल रहा है कि दोनों आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो एप्सिलॉन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा जी देख लो, हो गया। यहां से ये पता चला कि किसी माध्यम का एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा, मैं ये कहूंगा कि दोनों आयनों के बीच में जो आकर्षण बल है, आप बताइए उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा। दोनों के बीच में आकर्षण बल कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि धनायन ऋणायन को तुम आसानी से अलग कर सकते हो। अब याद करो कि धनायन ऋणायन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे क्या नाम देते हैं? जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कम हो गया तो इनको अलग करना आसान हो गया, अलग करना आसान हो गया तो लेटिस एनर्जी कम हो गई। अब कल ही पढ़ा है कि लेटिस एनर्जी कम होनी चाहिए विलेयता के लिए। इसका मतलब है यहां पे विलेयता, लेटिस एनर्जी कम हो गई, आकर्षण कम हो गया, दोनों ही चीजें बता रही है कि विलेयता बढ़ती चली जाएगी। तो फाइनली आप बताइए कि विलेयता कब बढ़ी? जब एप्सिलॉन भी ज्यादा है। तो किसी की भी विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी वो एप्सिलॉन के क्या बताई जा सकती है? समानुपाती। कुल मिला के इतना सा ध्यान रखना कि किसी माध्यम का पैराविद्युत स्थिरांक जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा पदार्थों को घोलेगा, विलेयता उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा बेटा जी, बात करें अपन कुछ गिने चुने विलायकों के बारे में, जैसे H2O है, अल्कोहल है, एसीटोन है, हवा यानी एयर है। तो कहते हैं कि इनके एप्सिलॉन का ऑर्डर ये होता है। यहां पे एयर का एप्सिलॉन अपन 1 मानते हैं, और इसके सापेक्ष अगर जल का देखें तो 80 पॉइंट कुछ या 81 के आसपास बता दिया जाता है, ठीक है ना। तो H2O का पैराविद्युतांक 81 टाइम है, एयर का 81 गुना है हवा का। इसके क्या अर्थ है? कोई पूछ ले कि अगर देखिए इस तरह का, अगर एप्सिलॉन का ये क्रम है तो विलेयता का क्रम भी यही हो जाएगा। तो पदार्थों को घोलूंगा तो पानी में ज्यादा घुलेंगे, अल्कोहल में कम, एसीटोन में और कम, और हवा में और भी कम घुलेंगे। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले एक क्वेश्चन कि भैया एयर में यानी वायु में मान लो 2 आयनों के बीच में आकर्षण बल F लग रहा है। ध्यान से सुनना, वायु में 2 आयनों के बीच में आकर्षण बल F लग रहा है, तो पानी में कितना बल लगेगा दोनों के बीच में? तो तुम कहोगे कि सर एप्सिलॉन है वो अगर 81 गुना हो गया तो जो बल है आकर्षण बल वो 1/81 गुना हो जाएगा, यानी पहले का 81वां भाग हो जाएगा। बहुत कम बल अब लगेगा। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब आ जाएगा F/81, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसलिए कि एप्सिलॉन 81 गुना तो बल 1/81 गुना हो गया। अच्छा, एक चीज और पूछूं कि अगर हवा में किसी पदार्थ की विलेयता है वो S है मान लीजिए,
हवा में S है तो पानी में उसी पदार्थ की विलेयता कितनी हो जाएगी? तो यार एप्सिलॉन के समानुपाती है ना विलेयता, तो इसलिए ये एप्सिलॉन 81 गुना है तो विलेयता भी 81 गुना हो जाएगी हवा की बजाय पानी में। ये इसके अर्थ हुई। ठीक है, अब एक बात आती है, आप लिख लीजिए, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, यानी पानी को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है, यानी अधिकांश पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। क्यों? इसका कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यह बताया जाता है कि इसका एप्सिलॉन बहुत उच्च है ना। लेकिन एक लाइन ऐसी भी बोलूंगा मैं कि केवल एप्सिलॉन उच्च होना ही नहीं है, इसकी प्रकृति और भी है, हर तरह से ये उत्तम विलायक है, अच्छा विलायक है। ऐसे तो इससे ज्यादा एप्सिलॉन वाले भी विलायक हैं, जैसे मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं, नोट डाल के लिख लें, H2O2, मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, कुछ विलायक जैसे H2O2 आदि का पैराविद्युतांक जल से भी अधिक होता है, फिर भी इन्हें अच्छा विलायक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि पहली बात, इनकी ऑक्सीकारक प्रकृति होती है, जैसे H2O2 है तो ये ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक होने का नुकसान क्या है? कोई पदार्थ मैं तो घोलने के लिए डालूंगा और ये उसका ऑक्सीकरण करके उसे ही बदल देगा, तो मतलब क्या निकला? आलू घोले थे, भिंडी निकली, समझ रहे हो ना? तो पदार्थ बदल जाएगा, ये अच्छा विलायक नहीं होगा। दूसरी चीज कहते हैं कि जब इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इनके टूटने की प्रवृत्ति रहती है, डिसोसिएट होने की प्रवृत्ति रहती है ना। तो H2O2 टूट जाएगा, किसमें? H2O और O2 में टूट जाएगा साहब, किसी भी तरह से। तो ये जो एप्सिलॉन तो उच्च है लेकिन ऑक्सीकारक प्रकृति है और उच्च ताप पर टूटने की प्रकृति है, इस कारण से इन्हें अच्छा विलायक नहीं मानते। ये पहला कारक अपन ने देखा है, कौन सा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैराविद्युत स्थिरांक के बारे में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कारक जब लेते हैं अपन, तो दूसरा कारक है जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा मींस हाइड्रेशन एनर्जी और जालक ऊर्जा मतलब लेटिस एनर्जी। ओके, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अपन ले भी चुके हैं। याद करिए, एक विलेयता की शर्त निकाली थी। विलेयता के लिए अपन ने एक बात कही थी कि भैया विलेयता के लिए हाइड्रेशन एनर्जी यानी जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि जो सोल्यूबिलिटी है यानी विलेयता है, वो जलयोजन ऊर्जा के तो क्या कह सकता हूं? समानुपाती, यानी हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जालक ऊर्जा के क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अच्छा साहब, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जो जालक ऊर्जा है यानी लेटिस एनर्जी है, ये पहले से ही बता चुका हूं कि अंतरायनिक दूरी, जिसे अपन कहते थे R प्लस और R माइनस का जोड़, जलयोजन जालक ऊर्जा जो थी, लेटिस एनर्जी थी, वो R प्लस और R माइनस के व्युत्क्रमानुपाती थी। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले कहा था Q1Q2 बाई R, और R की जगह अपन ने कहा था R प्लस प्लस R माइनस, इसलिए ऐसा कहा था। हाँ, जलयोजन ऊर्जा के बारे में पहले बात तो नहीं की है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जो जलयोजन ऊर्जा है उसका भी अंतरायनिक दूरी के साथ में रिलेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसा रिलेशन होता है? 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस के समानुपाती होता है। ठीक है, अब बात करें, ये तो मैंने दोनों की बातें बता दी। देखिए थोड़ा सा अलग है। बच्चे को मान लीजिए कोई कहे कि साहब R प्लस बढ़ा दिया, अब R प्लस अगर बढ़ा दिया तो वो क्या कहेगा? सर R प्लस बढ़ाने पर जलयोजन ऊर्जा भी कम हो रही है, R प्लस बढ़ाने पर ये भी कम हो रही है, तो अब विलेयता के बारे में कैसे बताएं? नहीं निकल रहा ना कोई निष्कर्ष। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक विशेष कंडीशन ले रहा हूं जहां पे हम बता सकते हैं, और वो विशेष कंडीशन क्या है जरा देखिए नेक्स्ट। यदि एक स्पेसिफिक कंडीशन ले रहा हूं कि यदि R प्लस की वैल्यू R माइनस से बहुत बहुत कम हो,
वैसे तो अपन जानते हैं कि सामान्यतः आर प्लस छोटा ही होता है आर माइनस से, अरे द9 का आकार ऋणाइन से छोटा होता है, लेकिन यहां मैं कंडीशन क्या ला रहा हूं कि द9 बहुत छोटा है ऋणाइन से। अच्छा ये भी बता दूं कि ये सामान्यतः मिलती कहां है, ये बात ये मिलती है बेटा जी सेकंड ए में, प्राय कहां मिलती है जी, सेकंड ए में मिलती है, ठीक है। और सेकंड ए में भी कब मिलती है, ये भी सुन लो, जब पोली एटॉमिक एनाइन हो, यानी एनाइन ऋणाइन हो, कैसा हो, बहुपरमाणुवीय हो, यानी ऐसा जैसे सल्फेट है SO4-2, तो ये बहुपरमाणुवीय ऋणाइन है, ठीक है ना। ऐसे केस में ऋणाइन तो काफी बड़ा हो गया और धनाइन काफी छोटा रह जाता है। धनाइन कौन है सेकंड है के, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू, समझ रहे हो ना। तो ये तो है एक परमाणुवीय और ऋणाइन है बहुपरमाणुवीय, तो उनके सापेक्ष ये बहुत छोटा रह गया, तो इन पर ये लागू हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि अगर मैं ऐसा केस ले लूं कि R प्लस काफी छोटा है, तो जरा इन दोनों पर आइए वापस, पहले इस पर बात करना चाहता हूं लेटिस एनर्जी पर। आप मुझे बताइए क्या इस कंडीशन में R प्लस और R माइनस का जो जोड़ है वो लगभग R माइनस नहीं मान लूं, क्यों, क्योंकि R प्लस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहां से R माइनस आ गया, अब वापस यहां आइए तो लेटिस एनर्जी को किसके समानुपाती बता दूं, R माइनस के, हमेशा नहीं, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ठीक है। चलो कुछ तो पता चला कि यार जब धनाइन बहुत छोटा हो ऋणाइन से, तो जालक ऊर्जा है ना वो मुख्यतः ऋणाइन पर डिपेंड करेगी, धनाइन का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वापस आओ यहां पे, इसी केस को आगे बढ़ा रहा हूं कि R प्लस बहुत छोटा है, लेकिन सोचो रे R प्लस अगर बहुत छोटा है तो 1/R प्लस बहुत बड़ा नहीं हो गया क्या, तो मैं कहूंगा कि यार 1/R प्लस की वैल्यू 1/R माइनस से काफी ज्यादा हो गई, उल्टा कंडीशन हो गया 1 करते, ठीक है ना। तो 1/R प्लस की वैल्यू काफी बड़ी हो गई और 1/R माइनस इस बार नेग्लिजिबल हो गया। अब वापस आओ यहां पे, तो आप बताइए कि 1/R प्लस और 1/R माइनस का जो जोड़ है वो लगभग 1/R प्लस के बराबर हो गया, और इसीलिए मैं हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि 1/R माइनस को नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या बच गया 1/R प्लस। यहां से देखिए कि जलयोजन ऊर्जा मुख्यतः किस पर निर्भर कर रही है, धनाइन के आकार पर। यहां से निष्कर्ष अपन क्या निकालेंगे कि जब धनाइन बहुत छोटा हो ऋणाइन के सापेक्ष, तो चालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणाइन पर निर्भर करेगी और जलयोजन ऊर्जा मुख्यतः धनाइन पर निर्भर करेगी। ये दो चीजें अपन ने ले ली, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है साहब, R प्लस काफी छोटा हो तब ये बात लगेगी। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है सुनिए, BeSO4 जल में विलय है, जबकि BaSO4 अविलय है, नहीं घुलता, क्यों। अगला हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, तो एक काम करते हैं, चार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे पहला कारण है BeSO4 की उच्च जलयोजन ऊर्जा, BeSO4 की निम्न जालक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है BaSO4 की उच्च जलयोजन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है BaSO4 की निम्न जालक ऊर्जा, ठीक है, या उच्च जालक ऊर्जा कह देता हूं फोर्थ ऑप्शन में। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। तो वास्तव में आप ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कि यार एक से ज्यादा ऑप्शन सूट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि BeSO4 अगर घुल जाता है तो नो डाउट इसमें हाइड्रोजन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा है, और अगर BaSO4 को तुम कह रहे हो कि नहीं घुल रहा है, अगर नहीं घुल रहा है तो तुम कहोगे कि सर हाइड्रेशन एनर्जी कम है, किससे,
लेटिस एनर्जी से। भाई विलेयता की शर्त का ये पालन कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ऐसा ही कहेंगे। अब इस चीज को सूट करने वाला कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। आइए, पहली बात, BeSO4 की उच्च जलयोजन ऊर्जा लग तो रहा है, ठीक है ना। फिर BeSO4 की निम्न जालक ऊर्जा, ये भी लग रहा है। फिर BaSO4 की उच्च जलयोजन ऊर्जा, ये गड़बड़ है, तो इसको तो छोड़ दो। फिर BaSO4 की उच्च जालक ऊर्जा, ये लग रहा है। इसका मतलब है 3 ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन आपको एक चुनना पड़ेगा। तो कैसे चुनेंगे जरा देखो। सबसे पहले ये सेकंड एके यौगिक है, लवण है, जहां पे जो ऋणायन है वो बहुपरमाणुवीय है। इसका मतलब है ये अपने वाली कंडीशन लग जाएगी, कौन सी, R प्लस लेस देन R माइनस। और ऐसे केस में मैं जानता हूं कि जलयोजन ऊर्जा मुख्यतः धनायन पर निर्भर करेगी और जालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणायन पर। अब बताओ, दोनों में ऋणायन समान है, इसका मतलब है जालक ऊर्जा में तो कोई फर्क ज्यादा नहीं है। इसलिए जालक ऊर्जा में कोई फर्क नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन तुम बता रहे थे वो भी छोड़ दो, और सेकंड ऑप्शन जो बता रहे थे वो भी छोड़ दो, और तीसरा पहले ही छोड़ चुके। अब बात आती है कि ऐसे केस में धनायन दोनों का अलग अलग है, तो जलयोजन ऊर्जा दोनों की अलग अलग होगी, और वो किसकी ज्यादा होगी, BeSO4 की ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन बताएंगे जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में बेटा जी अपन अगला कारक अगर लें कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है सह संयोजक लक्षण। सह संयोजक लक्षण यानी कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सहसंयोजक लक्षण किस तरह से प्रभावित करेंगे, तो कहते हैं, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, कि जैसे जैसे एक आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे बेटा जी, वैसे वैसे विलेयता है वो कम होती चली जाएगी। ये बात पहले भी हुई है। और कुछ नहीं कहे तो यहां विलेयता किस में देख रहा हूं मैं जल में विलेयता देख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बात आ गई, लेकिन एक चीज है, एक शर्त है, ये बात लगेगी कब बेटा जी, ये बात तब लगेगी जब यहां पे जो धनायन है, ये तभी लगानी है जब धनायन P व D ब्लॉक के हों, ठीक है ना। P या D ब्लॉक के धनायन आपको मिले तब ये बात लगेगी। तुम कहोगे एस ब्लॉक के धनायनों में क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे सहसंयोजक लक्षण बढ़ते भी हैं तो इतने प्रभावी नहीं बढ़ते कि वो विलेयता को प्रभावित करें। इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रख लेना बेटा जी कि ठीक है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के साथ साथ विलेयता में कमी आती है, लेकिन ये बात लगानी कब है, जब धनायन किसके हों, P और D ब्लॉक के, ठीक है ना। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो देखिए जैसे AgF, AgCl, AgBr, AgI, ध्यान से देखोगे तो धनायन तो कांस्टेंट है, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो याद करो फायान के नियम, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, इसका मतलब है ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे बेटा जी। और सहसंयोजक लक्षण अगर बढ़ गए तो विलेयता में क्या आती जाएगी, सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये विलेयता का क्रम हो गया। इसी तरह से एक पी ब्लॉक का एग्जांपल लेना चाहूं तो पीबी ले लिया, लेड, ठीक है ना। लेड का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो यहां पे आप सेम कंडीशन देखोगे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। ऋणायन का आकार बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, जल में विलेयता कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कारक ऐसे देखे हमने जो विलेयता को प्रभावित करते हैं, ठीक है।